गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, और ध्यान रखिएगा इस हफ्ते हम लोग मंथली एक्सपायरी, अगस्त वायदा की एक्सपायरी की कर रहे हैं तैयार। और ये जो साइकिल थी मंथली एक्सपायरी की, इसकी लास्ट लेग जो है वीकली साइकिल, थोड़ी सी गड़बड़ाती है। फ्राइडे को 200 पॉइंट का दबाव, और उसके ऊपर आज फिर मंडे के दिन 125 अंकों के ज्यादा की कमजोरी के साथ इस समय भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ 3/4% कमजोर। तो हम कहां ऑलमोस्ट किसिंग डिस्टेंस दूर, मेरे ख्याल 7 पॉइंट दूर थे 18,000 के लेवल से फ्राइडे के हाईस पे, और आज हम वो 18,000 की जगह 17,600 के लेवल्स पर कामकाज करते हुए, इस तरह का वो 400 पॉइंट का फ्राइडे के हाई से अब तक का प्रेशर 325 कह लीजिए। वजह है कि भाई यूएस थोड़ा सा करेक्टिव मोड में चला गया। फेड के जो मिनट्स आए थे उससे कंसर्न्स उठे, सितंबर में एफओएमसी क्या अनाउंसमेंट करेगा, शायद वापस 75 का एक और जेस्चर आ जाएगा उनकी तरफ से हाइक का, और वही अनसर्टेनिटी जो है या जो हॉकिशनेस जो है वो इक्विटीज प्राइस इन कर रहा है। यूएस के चलते बाकी ग्लोबल इंडिसेस और हमारा निफ्टी। तो अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन, और उसके बाद अब थोड़ा सा वीकनेस की गिरफ्त कह लीजिए, मेनली प्रॉफिट टेकिंग अब तक तो वो आपको स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आएगी। निफ्टी बैंक आज एक शेड क्या खासा वीक है, 530 अंकों की कमजोरी के साथ 1.25% से ज्यादा का दबाव निफ्टी बैंक झेलता हुआ। तो निफ्टी 3/4% दबाव में, निफ्टी बैंक 1.25% से ज्यादा की कमजोरी, अंडर परफॉर्मेंस। न सिर्फ निफ्टी बैंक, दूसरी पॉकेट है आईटी, सुबह से वीकनेस के साथ वो पॉकेट भी कामकाज करती हुई। तो ये दो पॉकेट जो मीनिंगफुली वीक, आईटी ने जरूर जो 1.25% तक का दबाव दिखाया था शुरुआत में, अब वो प्रेशर थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। ब्रेथ कमजोर, वो ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। वीरू जो 45 मिनट का अब तक का सेशन कल्मिनेट हुआ है, अनटिल एंड अनलेस वो, अच्छा वीरू ने जो डिफाइन कर रखे थे लेवल्स वो बता देता हूं। पहला बेस बहुत इंपॉर्टेंट, जब से कमजोरी हुई सुबह से वीरू मेंशन कर रहे हैं, अभी इस समय 17,600 के आसपास के जोन्स पर है, और जो पहला बेस मेंशन था वो यही 650 से 594 का। जब तक ये मीनिंगफुली वायलेट नहीं होता तब तक शॉर्ट का मन नहीं, और इसी बेस पे वीरू अब तक हम रेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे रीड करूं इस बाजार को? देखिए आशीष, आपको याद होगा हमने जुलाई में लॉन्ग स्पीक किए थे, और मतलब समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट अगर आप देखिए हम 17,800 900 980 देख के आए। मैं कहूँगा देखिए बाजार कमज़ोर पड़ रहा है धीरे धीरे, अगर आप देखें कुछ स्टॉक फ्यूचर्स कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन इंडेक्स पे शॉर्ट जाने में अभी कंफर्टेबल नहीं हो। देखिए इतने बड़े स्विंग के बाद हार्डली अभी हम अपना 10 डे छुआ है आशीष, और वो भी इसलिए क्योंकि हम अपने 10 डे से बहुत दूर चले गए थे। तो अभी लिक्विडेशन हुआ है, लेकिन आपने 10 डेमा को छुआ है। और आशीष, मैं आपको फिर कहूंगा, ये दोनों ही इंडस्ट्रीज की बेस वन ट्रेजेक्ट्री बतौर ट्रेडर 5 मिनट चार्ट, 10 मिनट चार्ट, 60 मिनट चार्ट पे इस पे लगा के रखिए। डिसाइसिवली वॉलेट हो रही होगी तो शॉर्ट कीजिएगा। राहुल जी ने एक तर्क दिया था अभी कुछ देर पहले, पुट का एक लॉजिकल तर्क है। हाँ, दोनों ही इंडस्ट्रीज में आशीष 17,656, 594, और उधर अगर आप देखें बैंक निफ्टी के लिए 38,600, 38,390 का जोन, ये वॉलेट हो जाए तो पुट ले लीजिएगा या शॉर्ट कीजिएगा फॉर ए लॉजिकल टारगेट्स ऑफ 38,000 ऑन बैंक निफ्टी और 17,500 ऑन निफ्टी। लेकिन अगर मैं ट्रेड होता तो मैं इस रेंज में बहुत कॉशियस होता आशीष। अगर ये रेंज पुल बैक जनरेट करने में आ गई तो पुल बैक भी बहुत स्ट्रॉन्ग देगा। तो प्लीज अगर आप शॉर्ट भी जाएं तो थोड़ा सा कॉशियसली जाइएगा, लेकिन हाँ 594 और उधर 410 के नीचे वीकनेस बढ़ेगी, और इन सर्कमस्टेंसेस में दोनों ही इंडस्ट्रीज का अगला टारगेट जो होगा वो है बेस 2, अगर आप शॉर्ट ओपन करें, और वो है 17,500 की ट्रेजेक्ट्री, जहां पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा ओआई खड़ा है, और इधर 38,000 जहां पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा ओआई खड़ा है। 594 और इधर 410 ऑन बैंक निफ्टी। आशीष बढ़िया, ये लेवल्स रखिए रडार पे, और इस बीच खोलिए, दिखाइए 10 के दमदार ट्रेड्स का आज का पैनल। हमारे साथ जेम फाइनेंशियल से आशीष चतुर्मोता साहब और निर्मल बंग से विकास सालुंखे जुड़ते हुए। आशीष जी, क्रिकेट खेला बचपन में आपने क्या?
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। बिल्कुल, क्रिकेट भी खेला, गुल्ली डंडा भी खेला, टीपू भी खेला और बहुत सभी तरह के जो गेम्स थे उनको खेले हैं। और स्विमिंग मेरा बहुत ही फेवरेट एक एक्टिविटी थी, तो स्विमिंग काफी की, वो भी स्विमिंग पूल में नहीं, नदी के अंदर में काफी स्विमिंग की है। ये टीपू मतलब टीपू क्या है? ये देखिए, इसको टीपू हम हमारे यहाँ कहते हैं। ये बॉल से जो आप कुछ मारते हैं और उसके बाद जितने आपके पॉइंट गिरते हैं आपको ध्यान आ गया होगा। अब इसको अलग अलग पिट्टोग्राम नामों से जाना जाता है। वीरू क्या बता रहे हैं? पिट्ठूग्राम तो भाई क्या होता है कि आपको क्या होता है, एक ईंट, हमारे टाइम में क्या होता था आशीष, वो एक ईंट होती थी, एक ईंट पे दूसरी ईंट, और वो जो एस्बेस्टस शीट्स आती थी ना, वो जो छतों पे लगती थी पहले, तो उनको तोड़ तोड़ के एक सिक्का नुमा बना लेते थे और करीब करीब 10 वो सिक्के रखे होते थे। तो आपको पहले स्ट्राइक करना पड़ता था। अच्छा, इससे पहले कि आपको विपक्षी टीम पकड़ ले, आपको वो सारी पिट्ठू वापस अरेंज करने। हम लोग उसे पता है एमपी में शायद पिट्ठू कहते हैं, पिट्ठू। हाँ, वही इंटरेस्टिंग है। हाँ, हम लोग वो मार्बल्स के या फ्लैट पत्थर मिल जाए 6-7 लगाते थे। ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूँ, आज जुड़िएगा तो आगे क्रिकेट पे एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए। वो सवाल ले आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, कुछ देर बाद उस सवाल का जवाब भी ढूंढना है। लेकिन आशीष जी, मूड कैसा है? थोड़ा सा फिर पेन आ रहा है भाई। ठीक है, मूड 17,600 के नीचे की ट्रेजेक्टरी चल रही है इस समय। आशीष जी, क्या मूड है भाई? ये फ्राइडे को आज थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है। हमें आदत नहीं थी, पिछले 5 हफ्ते हमने बहुत अच्छी तेजी इंजॉय करी। बुल्स का तो क्या कहते हो, बियर्स का तो कोई नाता ही नहीं था निफ्टी से, बैर चल रहा था। ये एकदम से कैसे जाग गया मामला? तो देखिए आशीष जी, अगर से आप देखेंगे तो पिछले 1-1.5 महीने में करीब 4 गैप्स बाजार के अंदर में बने थे। और अब एक 15,200 से जो रैली शुरू हुई वो 18,000 तक चली, जो कि वन वे रैली के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब जब प्रॉफिट बुकिंग होगी, रिट्रेसमेंट होगा, तो थोड़ा सा डिप मुझे लगता है देखने को नजर आ सकता है। मेरा मानना है 17,350 तक शायद आपको एक डिप बाजार के अंदर में देखने को मिली, तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। हमने ट्रेडर्स को, या जहां पर एक्सेसिव पोजीशंस जिसको हम कहते हैं, जो लीवरेज के तौर पर ली जाती है, वहां पर हमने कहा है कि भाई आप अपनी पोजीशंस को 30% से इस समय पे हल्का कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं कि बाजार बहुत वीक हो, बट प्रॉफिट बुकिंग भी काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक बड़ी रैली ऑलमोस्ट हमने देखा 15,200 से 18,000 की रैली, यानी करीब 2800 पॉइंट की रैली आई है। तो जरूरी हो सकता है कि 500-600 पॉइंट ऊपर से टॉप से फिसल सकते हैं। तो 17,350 17,300 की ट्रेजेक्टरी मुझे लगता है शायद डिप में देखने को मिले, जिसके चलते अभी का जो ट्रेड है या अभी का जो ब्रॉड व्यू है वो यही है कि थोड़ा हल्के रहिए और एक्सेसिव पोजीशंस को 25-30% से कम करें। थोड़ा हल्के रहना ही बेटर है। अच्छा, ऐसे में विकास, आप लोग कौन से ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हो? कहां पे कन्विक्शन आ रहा है? आज के 10 के दमदार ट्रेड्स होंगे कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेंद्र जी। देखो, लास्ट वीक भी थर्सडे के शो में मैंने मेंशन किया था कि निफ्टी ओवरबॉट जोन में जा चुकी है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने मिल सकता है। देखो, मेरी भी राय यही है कि नीचे में 17,370 17,350 ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट में देखने मिल सकता है। अगर वो ब्रेक होता है तो एक करेक्शन जोन में मार्केट जा सकता है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक मुझे यहाँ पे वीक लग रहा है 720 के टारगेट के लिए। ऊपर में मुझे लगता है 762 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम देखने मिली थी, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, वापस थोड़ा रिट्रेस हो सकता है, तो 720 का टारगेट यहाँ पे एक्सिस बैंक में आते हुए देखने मिल सकता है। और दूसरा मेरा बाय साइड रहेगा, मैंने लास्ट वीक भी मेंशन किया था टाटा कॉम, जहाँ पे 1090 के ऊपर पे मैंने मेंशन किया था कि इसको बाय करके जाना चाहिए। अभी भी मेरे को लगता है कि यहाँ से एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग है। ऊपर में 1230 का टारगेट यहाँ पे टाटा कॉम में आते हुए देखने मिल सकता है, और 1110 का आसपास एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। ये भी कॉल मुझे लगता है 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू में होल्ड करके भी लेके जाए तो अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने मिल सकता है। ओके, तो ये अगर आप देखें, विकास जी के 2 ट्रेड हो गए। आशीष, आपके 2 ट्रेड्स क्या होंगे? और आशीष जी के 2 ट्रेड से पहले मैं बता दूं कि शुक्रवार को आपकी कॉल थी अदानी पोर्ट्स। आशीष जी, हम लोग पूरे दिन याद करते रहे उस कॉल को, और बहुत ही बेहतरीन कॉल थी, बहुत ही बेहतरीन कॉल थी। कन्विक्शन था आपका, लार्सन एंड टूब्रो भी साथ में। आज अदानी, हाँ, इनफैक्ट एलएनटी, हाँ एलएनटी भी अगर आप देखें अच्छी कॉल थी वो, और दोनों पे पैसा बना। अच्छा, आज भी दोनों स्टॉक चल रहे हैं, लेकिन आज शार्पनेस अदानी इंटरप्राइजेस में ज़्यादा है,
और 3155 पे ये एक बार फिर से पिछले, अगर आप 10 मिनट चार्ट्स को देखें तो उसकी हायर ट्रेजेक्टरी को टेस्ट कर रहा है बार बार आशीष। इन पर टेक और आपका कन्विक्शन कॉल आज का 2। जी, तो देखिए कन्विक्शन कॉल में आज मैं पहले थोड़ा सा ये क्वेश्चन नोट के साथ जाऊंगा कि बाजार में, क्योंकि मेरा कोई अभी मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, डिप पॉसिबल है, तो एग्रेसिव कोई भी पोजीशन ना बनाए, चाहे दो रिकमेंडेशन जरूर दूंगा, बट एग्रेसिव पोजीशनिंग यहाँ पर अभी नहीं बनाना चाहिए। पहला है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो मुझे शॉर्ट साइड पर थोड़ा वीक लग रहा है। मेरा मानना है स्टॉक आपको डिप में 6400 से 6380 के लेवल दिखा सकता है, तो आप अगर से थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे ट्रेड देख रहे हैं तो 6580 के स्टॉप से 6380 के लक्ष्य के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट में एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग साइड पे मैं अभी भी अडानी पोर्ट्स के साथ बना रहूंगा, वहां मेरा कन्विक्शन बना हुआ है। मुझे लगता है 872 पे इस समय स्पॉट लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 855 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। नए ऑल टाइम हाई यानी जो कि करीब 922 के ऊपर 922 925 की ट्रेजेक्टरी है, वो मेरे हिसाब से क्रॉस होते हुए नजर आएंगे, तो 925 के लक्ष्य के लिए अडानी पोर्ट्स में खरीदारी करनी चाहिए 855 के स्टॉप लॉस के साथ। पर दोनों ही पोजीशन को थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में क्रिएट करेंगे तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। और आपने प्रश्न किया अडानी एंटरप्राइजेस का, तो यहाँ पर पे तो देखिए एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड काफी मजबूत बना ही हुआ है। स्टॉक में ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली आई है, तो इसको तो एक तरीके से राइड द ट्रेंड के कॉन्सेप्ट में मैं यूज करूंगा। जो भी लॉन्ग पोजीशंस लेकर आप बैठे हैं वहां पर पे 3090 का एक स्टॉप होना चाहिए। जब तक 3090 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 3300 से 3350 की अपसाइड हमें देखने को नजर आए। और जैसे मैंने कहा अडानी पोर्ट इस पूरे पैक में मेरा प्रेफर्ड बेट मुझे नजर आता है। भाई साहब, पिछले हफ्ते गजब का मूव था, आज भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देखिए एक्सपर्ट्स के रडार पे आते हुए। ये है अब इस समय के 10 के दमदार ट्रेड्स। एक्सिस बैंक सेल, टाटा कम्युनिकेशन बाय। ये है विकास की तरफ से प्रेफर्ड ट्रेड्स। चतुमोदा साहब कह रहे हैं अल्ट्राटेक में सेल और अदानी पोर्ट्स का कन्विक्शन कंटिन्यू होता हुआ। आपने फ्राइडे को बहुत बढ़िया ट्रेड एंजॉय करा था और अभी भी उनका मानना है कन्विक्शन उसी स्टॉक के साथ कंटिन्यू होता हुआ। इस बीच आपने वो देखा होगा, एक वो इमेज आ रही है बार बार, ये दूसरा दिन हुआ नहीं, बिगवाली का प्रोड्यूसर साहब ने बियर को ही हावी कर दिया उठा के स्क्रीन पे। तो नीलेश सर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश साहब। ये देखिए स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब, अभी कहाँ हुआ, 1-2 दिन की करेक्ट प्रॉफिट टेकिंग है थोड़ी बहुत, ऐसे बियर दिखा के डरा रहे हैं। नीलेश सर डरना चाहिए क्या? वैसे फैक्ट तो है कि 3000 पॉइंट के आसपास की रैली एक बहुत छोटे स्पैन ऑफ टाइम में हमने एंजॉय करी, जब कोई डेटा में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। तो क्लियरली वो रिलीफ रैली प्ले आउट हो रही थी। फिजल आउट हो जाएगी क्या नीलेश सर? रिलीफ रैली थी या नॉर्मल रैली थी? नीलेश सर आवाज आ रही है? हाँ, ये रिलीफ रैली थी मार्केट में या खरीद रैली थी, ये कहना मुश्किल है। बट एक बात तय है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों ने मिलकर बाइंग की थी। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। जब दुनिया की और मार्केटें गिर रही है तो अपनी मार्केट को अपनी जगह पे बढ़ने में या खड़े रहने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, बट एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। एवरी करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की। नीलेश सर, ये हो क्या रहा है ऑफ लेट? ये ऐसा हो रहा है कि जो फ्लोज हैं वो डेवलप्ड से ईएम्स की तरफ रुझान बढ़ रहा है। भाई डेवलप्ड ज्यादातर सारी मार्केट, सारी ज्योग्राफीज हम कह रहे हैं पेन में आने वाली हैं सेकेंड हाफ में, कोई स्लो डाउन एपरेंट है, रिसेशन होगा, कितना डीप होगा अलग जगह। तो ऐसा हो रहा है कि डेवलप्ड मार्केट से ईएम्स की तरफ फ्लोज बढ़ रहे हैं, ऐसा विटनेस करा क्या आपने? डेवलप्ड मार्केट से ईएम की तरफ तो उतने फ्लोज नहीं बढ़े, लेकिन डेवलप्ड मार्केट में से इंडिया की तरफ फ्लोज डेफिनेटली बढ़े हैं। अक्टूबर 21 से जून 2022 तक एफपीआईज ने तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का इंडियन इक्विटी बेचा था और जुलाई अगस्त के महीने में तकरीबन 18,000 करोड़ की बाइंग की है। तो इंडिया में उनका निवेश डेफिनेटली बढ़ रहा है, बट सारे इमर्जिंग मार्केट में एफपीआई का अलोकेशन नहीं बढ़ा है। इस सप्ताह में जैक्सन हॉल में ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स की मीटिंग है। उस मीटिंग में शायद हमें
और पता चलेगा इकोनॉमी के बारे में और ब्याज के दरों की ट्रेजेक्टरी के बारे में। उस मीटिंग के ऊपर मार्केट की डायरेक्शन तय हो सकती है और फ्लो भी तय हो सकता है। अगर यूएस में ब्याज की दरें बहुत नहीं बढ़ेगी तो डेफिनेटली वहां से थोड़ा पैसा इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया की तरफ आ सकता है। अच्छा नीलेश जी, आपके मुताबिक, आपके आकलन के मुताबिक ये जो अर्निंग सीजन गया, जिस प्रकार के नंबर्स आए, आई मीन इस अर्निंग सीजन में एक फियर ये था, ठीक है अगर मैं बाजार की रैली को छोड़ दूं, जब हम 15,200 पे थे, 15,800 पे थे, 16,000 पे थे, ये फियर था कि ये डिजास्ट्रस अर्निंग सीजन रहेगा। इस बार जो कॉस्ट प्रेशर है वो आई थिंक बॉटम लाइन को काफ़ी रात देखें सीवियरली हर्ट करेगा। लेकिन जिस प्रकार का ये अर्निंग सीजन गया वो आपको लगा कैसा? सिर्फ इंडेक्स की पॉइंट को छोड़ देते हैं, और इस अर्निंग सीजन के बाद भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एरिया क्या है, जहां की मैनेजमेंट्स ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए, उन्होंने अपने कॉस्ट को कम किया, उन्होंने अपने प्राइस हाइक्स के थ्रू मार्जिन्स को काफ़ी सिक्योर करके रखा। सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन पोस्ट दिस अर्निंग सीजन इन क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद आपका कहां पर है? अगर हम जून 22 क्वार्टरली अर्निंग्स को देखें तो उसमें ब्रेथ ऑफ द अर्निंग्स 2000 के आसपास जो कंपनीज के रिजल्ट्स हमने देखे, वहां पे ब्रेथ ऑफ द अर्निंग्स काफी रीजनेबल आई है। तकरीबन 65% से ज्यादा कंपनीज के रिजल्ट अंदाजन या उससे ज्यादा आए हैं और 35% के आसपास कंपनी में रिजल्ट्स बिलो एक्सपेक्टेशन आए हैं। मोर इम्पोर्टेंटली 14 आउट ऑफ 20 सेक्टर्स में रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के अनुसार या उससे बेहतर आए हैं। और इस बार की अर्निंग्स में देखा कि कुछ बड़ी कंपनीज जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में थी, जो ऑयल एंड मार्केटिंग सेक्टर में थी, वहां पे रिजल्ट मोटा मोटा रिजल्ट्स अंदाज के अनुसार आए। तो ये अर्निंग्स जो आई है वो ये दिखाता है कि बॉटम अप स्टॉक पिकिंग बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। जिस कंपनीज को ग्लोबल एक्सपोजर है वहां पे अर्निंग्स की ओर शायद डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, पर जो कंपनीज लोकल एरिया पे फोकस्ड है वहां पे अर्निंग्स रिकवरी स्ट्रांग रहनी चाहिए। इस रिजल्ट के पहले और इस रिजल्ट के बाद हमारा कॉन्फिडेंस इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स सेक्टर के ऊपर है। वहां पे अब गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर, एक्सपोर्ट मार्केट से, तीनों जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट्स मार्केट में चाइना +1 की जगह पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रही है। कई मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में निवेश को 2 3 गुना 4 गुना कर रही है, बिकॉज उन्हें चाइना से अपना सोर्सिंग बेस डाइवर्सिफाई करना है। तो ये सारे चीजें मिला के देखे तो इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स ये एक सेक्टर है जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। कैपिटल गुड्स, और आपने बचपन से पढ़ा होगा इंडिया लार्जली एक सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी, और अब सब मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी की बात कर रहे हैं। पीएलआई स्कीम्स हो, चाइना +1 हो, वाकई, और शायद यही रीजन है कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस में आप इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रोज टेक्निकल एक्सपर्ट्स के व्यूज सुनते हैं, तेजी का मन, स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाइज की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो नीलेश सर, फिर आपने भी ऑफ लेट अपने पोर्टफोलियोज का रुझान जो है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की तरफ बढ़ाया है। ये जो रिकॉर्ड हाइज के आसपास स्टॉक खड़े हैं, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्या? दरअसल अब यहां से एक्चुअल तेजी बुलाने का अब समय आने वाला है। हमारे हिसाब से अभी भी लगता है कि जैसे किसी जमाने में आईटी सेक्टर में हमने मल्टी डिकेडल तेजी देखी थी, किसी जमाने में केमिकल सेक्टर में मल्टी डिकेडल, मल्टी इयर्स तेजी देखी थी, वैसा ही सिनारियो इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर में बन सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी करेक्ट नहीं होंगे। उतार चढ़ाव तो मार्केट में हमेशा बनते रहेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक मल्टी ईयर, मल्टी डिकेडल तेजी के माहौल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये ध्यान रखिए, नीलेश से बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। जिस तरह से आईटी में हमने बहुत अच्छा मूव, बहुत अच्छा मोमेंटम आता हुआ देखा था,
वो मल्टी डिकेडल तेजी की तरफ, कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस, इंडस्ट्रियल एज अ स्पेस, तो मेरे से समय नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अगर पिकअप होनी है तो किसी वो डायरेक्टली कोई टेक्सटाइल, कोई जो अलग अलग स्कीम्स, को ऑटो एंसरीज, इनके थ्रू ना जाऊं, मैं दरअसल कैपिटल गुड्स के थ्रू इन सब की तेजी को बनाने की कोशिश करूं, ऐसे रीड करूं। अदरवाइज तो बहुत सारे सेक्टर्स हो गए, बहुत सारी पॉकेट्स हो गई, और बहुत सारी पॉकेट्स को सरकार ने थ्रस्ट देने की कोशिश भी करी है। मेरे हिसाब से इसमें आपको बॉटम अप बनाना पड़ेगा, रख सकते हैं, बिकॉज ये सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पहले प्लांट एंड मशीनरी के ऑर्डर देंगे तो इनको फायदा होगा। बट फाइनली चाहे ऑटो कंपोनेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे टेक्निकल फाइबर्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल स्पेस हो, अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह से सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दे रही है, उस वजह से वहां पे भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है। तो आपके पोर्टफोलियो को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हाफ में उसमें इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स कंपनी ज्यादा रहेगी, कोर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कम रहेगी। सेकंड हाफ में कोर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी जब उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने लगेगी, और इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स थोड़ी। ये ऑडियो में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन बात क्लियर हो चुकी है। ये स्पेस को रखना है आपको रडार पे, ये कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, करेक्शंस आएंगे, लेकिन इन करेक्शन शायद बेहतरीन खरीदारी करने के मौके। नीलेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अब फोकस शिफ्ट कर रहा हूं मार्केट बिग वॉइसेस से आज की कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ, और रडार पे हैं हमारे आज मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट और इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अभय सोई साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सोई साहब आए, गुड मॉर्निंग। सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ पाया। सोई साहब, फोकस में मैक्स आया क्योंकि एक लार्ज ट्रेड कल्मिनेट हुआ लास्ट वीक, जिसमें कयाक इन्वेस्टमेंट ने माल छोड़ा, बहुत सारे एफआईज ने वो लैच ऑन करा वो सारा का सारा स्टेक। पहले तो ये केकेआर ने एग्जिट क्यों करा? वो तो को प्रोमोटर्स हैं कंपनी के, कंप्लीटली एग्जिट करने का कोई खास रीजन? देखिए, कोई भी फाइनेंशियल प्राइवेट इक्विटी जो होता है, अगर वो को प्रोमोटर है तो, लेकिन वो फिर भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर है। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि 2.5 से 3 गुना रिटर्न्स 5 से 7 साल के टाइम होराइजन में बनाएं। इस केस में उनने 5 गुना के करीब रिटर्न बनाया 2.5-3 साल, 3-3.5 साल टाइम होराइजन में। तो अच्छा आईआरआर था, अच्छे रिटर्न्स थे, तो उनने सेल डाउन किया एंड एग्जिट किया कंपनी। ये पिछले 1 साल से बेचते आ रहे हैं। 47% स्टेक था, 10% फर्स्ट टाइम बेचे थे 1 साल पहले, उसके बाद 10% और इस टाइम 27.5% फॉर अ फुल सेल आउट। इससे इनको 5 गुना रिटर्न्स मिले, और इसी तहत ये फिर और भी फंड्स रेज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं यूं कहना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा सेल डाउन रहा है परसेंटेज टर्म्स में एंड वैल्यू टर्म्स में, और ये दिखाता है कि जो एफपीआईज हैं, जितने लगभग 9,000 करोड़ 9,500 करोड़ के शेयर्स लिए इस केस में, हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी के बारे में क्या सोच रहे हैं कि कितना मतलब पॉजिटिव रहा है ये सब चीज के लिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सोई साहब, 50.64% प्रमोटर होल्डिंग लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कह रहा था, 27.5 उसमें से कयाक इन्वेस्टमेंट के पास था जो उन्होंने बेचा। अब अकेले प्रमोटर मतलब 23.09% स्टेक पहुंच गया। अच्छा, पहले तो ये लार्ज ट्रेड जो हुआ कयाक इन्वेस्टमेंट ने बेचा, उसमें सोई साहब आपने भी कुछ उठाया क्या एज अ प्रमोटर? हाँ जी, उसमें इस टाइम 0.74% ट्रांसफर हुआ है हमको। सो हमारा स्टेक 23.12 था, अब वो बढ़ के थोड़ा 24 से थोड़ा शॉर्ट 23.9 कुछ रह जाएगा। 0.75% के आसपास स्टेक आपने भी उठाया। अच्छा, ये बात सही है, 2.5 साल में 5-fold रिटर्न्स केकेआर कमा के गया। 2018 दिसंबर में 80 रुपए का शेयर लिया और 353 रुपीज पे 2.5 साल डाउन द लाइन एग्जिट, 5 गुना। सोई साहब, यहां से हम लोग घुसे हैं तो ऐसा मिलेगा क्या? देखिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो भी 5 गुना हुई है इसी टाइम, इसी दौरान में। और आज की डेट में ये डेट फ्री कंपनी है, और हर फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग मेट्रिक में ये इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करती है। जैसे आप जानते हैं, इसका आरओसी बड़ा स्ट्रांग है, और हम डबल कैपेसिटी कर रहे हैं अगले 3-4 साल में
डेट फ्री बन के इसमें पूरी आधे से कम फ्री कैश फ्लोज लगेंगे ऑलमोस्ट डबल करने के लिए कैपेसिटी। तो आप देख ही रहे हैं कि अभी तो इसका बेस्ट टाइम आना है। कैपेसिटी, अच्छा फिर आपने कोई कैपेसिटी की बात छेड़ दी, बैलेंस शीट का क्या हाल है, कैश और डेट का? क्योंकि लास्ट क्वार्टर तो सिग्निफिकेंटली नेट डेट रिड्यूस हुआ था जब हम लोगों ने आपसे क्वार्टर नंबर्स के बाद चर्चा करी थी। प्लस ये जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, 4314 बेड्स इन द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स, ये कैसे पैन आउट होता हुआ नजर आएगा? ये लार्जली का प्योरली एसेट लाइट मॉडल आप जेवीज के थ्रू अप्रोच करोगे या सेटअप अपना खुद का खड़ा करने का मन? नहीं, ये सारा अपना सेटअप है। इसकी जमीन हम ऑलरेडी हमारे नेटवर्क में, हमारे सिस्टम में है, हम खरीद चुके हैं जमीन। या पुरानी जमीन जो हमारे नेटवर्क में रही है उस पे हम एक्सपैंड कर रहे हैं। आप जानते हैं हमारी 75% के करीब के ऊपर ऑक्यूपेंसी है और काफी वेटिंग है हमारे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में बेड्स के लिए। काफी मारामारी है वो करके, तो कोई चॉइस भी नहीं है, हमको एक्सपैंड करना ही पड़ेगी अपनी कैपेसिटी। तो वहीं पे हम, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट फुल हैं, 80% हमारी एक्सपेंशन उन्हीं एरियाज में हो रही है। हम अगले 3-4 साल में कम से कम 3000 बेड और लगा रहे हैं और इसकी कॉस्ट है कुछ 4-4.5 हजार करोड़। और हमारा जो फ्री कैश फ्लो है, हमारा एबिटा है वो 1500 करोड़ का है आज की डेट में, 1400 से 1500 करोड़। और अगर आप फ्री कैश फ्लो देखें तो वो भी 1000 करोड़ के ऊपर ही होगा। जो बैलेंस शीट की हाल है वो हम नेट डेट फ्री बैलेंस शीट है। पिछले क्वार्टर के एंड में 71 करोड़ का कुछ डेट था टोटल हमारी बैलेंस शीट पे। बाकी एक पुट ऑप्शन है 140 करोड़ का, और आप जानते हैं कि हमारा एबिटा 370 करोड़ का रहा। तो ये तो 1 या 2 महीने के फ्री कैश फ्लोज भी नहीं है जो पूरे डेट को डेट फ्री कर सकते हैं। सो डेट फ्री बैलेंस शीट है और हम कैश फ्लोज भी जनरेट कर रहे हैं अच्छे खासे। तो हमारा ये अनुमान है कि अगले 4 साल में ये टोटल 4000 जो करोड़ है फ्री, वो लगभग हमारा आधा फ्री कैश फ्लो होगा अगले 4 साल में। सो बाकी आधा फिर भी बच जाता है और बैलेंस शीट भी बच जाती है मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए। सारे गणित समझा दिए सोई साहब ने आपको, और स्टॉक आपको आज के कमजोर बाजार में 1.5% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। सोई साहब थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। अरे वो सवाल दिखाइए जरा स्क्रीन पे। वीरू, याद है आपको सवाल? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। सुमित भी आ गए। सुमित, आपने सवाल देखा था क्या? हाँ, अभी आपको समझाता हूं। वीकेंड चल रहा था तो पूरे वीकेंड बाबरे को क्लीन स्वीप 10 विकेट से हरा दिया, तो हमने क्रिकेट रिलेटेड सवाल रखा था। सवाल यह था, एक फेयर डिलीवरी को एक स्ट्राइकर ने अगर हिट करा और जो शॉर्ट लेग का जो फील्डर सामने खड़ा हुआ है वो बॉल हिट करी स्ट्राइकर ने, तो एकदम से उसके हेलमेट में जाके लॉज हो गई बॉल, और इंपैक्ट ऐसा था कि वो हेलमेट के साथ हेलमेट गिर गया बॉल के साथ। उस शॉर्ट लेग फील्डर ने उस हेलमेट को पकड़ लिया विद द बॉल इनसाइड। तो क्या वो बैट्समैन आउट है या नहीं? नॉट आउट है। नॉट आउट है। वीरू, नॉट आउट है, आउट है? आशीष, हाँ आशीष, मैं थोड़ा सा पजल हो गया इस प्रश्न में। हाँ। ये हेलमेट पीछे रखा हुआ है या किसी ने पहना हुआ है? हेलमेट पहना हुआ है। हेलमेट पहना था, स्ट्राइकर ने मारा, बॉल घुस गई हेलमेट के अंदर, इंपैक्ट से हेलमेट गिर गया और बॉल उसी के अंदर है, लेकिन उस फील्डर ने हेलमेट को पकड़ लिया विद द बॉल इनसाइड। तो अंपायर क्या करेगा? आउट देगा या नहीं देगा? फिर ये आउट है आशीष, मेरे हिसाब से। एक नॉट पहले मैं प्रश्न पजल था आशीष, मुझे लगा आपने जो प्रश्न पूछा, हाँ। मुझे लगा था कि ये हेलमेट पीछे रखा हुआ है, तो इन दैट केस ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड मान के इसको नॉट आउट दिया जाएगा, इनफैक्ट 4 रन दिए जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस केस में इट्स आउट आशीष। नहीं किसी के पास अभी, सबका assumption है, सबका अपना अपना दिमाग जैसे चल रहा है। ये सवाल थोड़ा टेढ़ा था। अब इसमें आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने ट्विटर पर रिप्लाई करे, अपना अपना रैशनल भी समझा है। थर्ड अंपायर लगाया जाए। थर्ड अंपायर लगा दिया है। अच्छा। हमारे साथ लाइव जुड़ने थे, शायद कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं। सुरेश शास्त्री साहब है। सुरेश शास्त्री साहब कौन है? एक्स आईसीसी पैनल एम्पायर, जिन्होंने 19 ओडीआईज को ऑफिशिएट करा, 2 टेस्ट मैच को। पहले इंडियन अंपायर हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस ऑफिशिएट किए हुए हैं। वो आपकी स्क्रीन पे 2008, 2009, 2011 सब आईपीएल्स में अंपायर। सुरेश सर, आपने सवाल सुना क्या?
जी बिल्कुल सुना। सुरेश सर, क्या बिल्कुल सर, आप अगर समझ भी आप गया। अंपायर हो, आपके रूल में कहती क्या है इस केस में? वो बैट्समैन आउट हुआ या नहीं हुआ, और क्यों? देखिए देखिए आशीष जी, जहां तक ये शॉट का सवाल है, ये इम्पैक्ट इस शॉट का इतना जोरदार है कि बॉल ग्रिल को काटती हुई हेलमेट के अंदर फंस गई है। हाँ। और इस कारण सबसे पहले तो आइडर अंपायर जो है फील्ड में, वो इसको डेड बॉल करार दे देगा। पहली बात तो ये है कि हमें खिलाड़ी की जान भी बचानी है, उसको चोट कितनी गहरी लगी है। और जहां तक हेलमेट का सवाल है जो सिर के साथ जुड़ी हुई है, हेलमेट जब तक सिर के अंदर है, सिर के साथ जुड़ी हुई है, वो उसके शरीर का हिस्सा है। अगर यही गेंद सिर हेलमेट के साथ, सिर के साथ जुड़ी हुई होती तो बल्लेबाज आउट होता। लेकिन हेलमेट शरीर से अलग हो चुकी है और ये अभी शरीर का हिस्सा नहीं है। अब चाहे वो उसे बॉल के साथ पकड़े या हेलमेट के साथ पकड़े, बैट्समैन नॉट आउट दिया जाएगा। सर है इसका, वाह! अगर ये मतलब वहीं रुका रहता, फंसी रहती बॉल, तो आउट था, क्योंकि हेलमेट अलग हो गया शरीर से और उस हेलमेट को पकड़ा, इसीलिए नॉट आउट करार दो गया। सिर पे ही रहती तो आउट। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। वीरू, ये है आंसर भाई, नॉट आउट है। ये ऐसी टफ, सब कुछ रूल बुक में होता है क्या शास्त्री सर? या ऐसी टफ सिचुएशन में कभी कभी फंस जाते हो कि आप रूल बुक के बाहर जाना पड़ता होगा? नहीं, देखिए क्रिकेट में ऐसा है, सबसे बड़ी चीज है 42 लॉज है, उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉ है जिसको कहते हैं कॉमन सेंस। यहाँ पर जो इम्पैक्ट है, मैं समझता हूँ इतनी जोर से लगा होगा उस खिलाड़ी को, तो 1 मिनट के लिए क्या बताओ, फॉर दैट मोमेंट सब यही चाहते हैं, इवन बैट्समैन भी यही चाहता है कि वो हो सकता है हाँ। ये फिटनेस बच जाए, उसको गहरी चोट नहीं लगे। इसलिए आइदर एम्पायर, दोनों में से कोई भी एम्पायर उसी समय बिल्कुल तुरंत उसको डेड बॉल करार दे देगा। ब्यूटीफुल सुरेश सर, थैंक यू सो मच। और बहुत आसान शब्दों में हमें समझा दिया। या तो डेड बॉल होती क्योंकि प्लेयर को बहुत कस के चोट लगती, अदरवाइज क्योंकि हेलमेट अलग हो चुका है सर से और उस हेलमेट को पकड़ा है तो वो नॉट आउट करार देते। और ये कौन दे रहे होते? सुरेश शास्त्री सर, आईसीसी पैनल एम्पायर भाई। तो ये आंसर है। अब कोई इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश ही नहीं रह जाती आप लोग के लिए। ये सवाल पता है कहां से आया था? बीसीसीआई ने लेवल 2 एग्जाम रखे थे अंपायर्स के लिए 2 साल बाद। मेरे ख्याल से गुजरात में, अहमदाबाद में हुए थे। 33 ऐसे ही सवाल थे, जिनमें से एक ये सवाल था जो बहुत बाहर आके अल्लाह। उस एग्जाम में पता नहीं कितने सारे लोग पार्टिसिपेट करते, सिर्फ 3 लोग पास हुए। ऐसा टफ एग्जाम था। अच्छा, सुरेश सर नहीं बैठे। सुरेश सर तो पास थे। वीरो, ये आंसर। अच्छा, कल के लिए कोई सवाल? हाँ हाँ, देखिए कल का सवाल अपने भोपाल से और अपने हरिद्वार से निकाल के लाया हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ। और इस प्रश्न, हाँ, देखिए बीएचएल को लेके आपको भी और मेरे को भी काफी प्रताड़ित किया जाता है, तो बीएचएल की कुछ परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। बीएचएल की प्रोजेक्ट्स में से ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें एक 2 सीटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया था और बीएचएल ने ये परियोजना अपनी क्यों बंद कर दी? एक एयरक्राफ्ट बीएचएल ने बनाया था आशीष, और इसको क्यों बंद कर दिया गया? कौन से ईयर में ये परियोजना स्टार्ट हुई थी और क्यों शट कर दिया गया? आज का प्रश्न ये है। विकास, चार्ट के अलावा कभी बीएचएल में पता चला था एयरक्राफ्ट भी बनाता है बीएचएल? नहीं, मुझे भी नहीं पता था, मैंने आज ही सुना है इसके ये रिलेटेड। भोपाल में तो वो इंजन लोकोमोटिव टाइप होता था। 15 साल से मैं वीरू को जानता हूँ। बीएचईएल और एयरक्राफ्ट दोनों इनके दिल से बहुत करीब और है। ये वाला तो हाँ, अभी तक तो एयरक्राफ्ट पे फोकस था, इस बार तड़के में दोनों है, बीएचएल और एयरक्राफ्ट। भैया आपके स्क्रीन पे सवाल, इसका जवाब कल 10:20 पे लेकर हम सब लौटेंगे। भाई, ओवर टू यू। हाँ जी, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की। बढ़िया सवाल आप ढूंढ के लाइएगा। हाँ, कुछ निकालता हूँ मैं भी। खैर, ट्रेडर्स हॉटलाइन में शुरुआत करते